बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से मद्दे मुकाबिल हैं और एशिया कप का ये फाइनल है। और कल होने वाले इस फाइनल में पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत के बाद फातेह अंदाज से जा रहा है, जबकि अभी तक अनबीटन इंडिया भी इस टूर्नामेंट के अंदर फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में इससे कबल 2 दफा इंडिया के मद्दे मुकाबिल आया और दोनों दफा उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन असल बात यह डिपेंड करती है कि कल कौन जीतता है, और कल जो भी जीतेगा, ये 2 हार उस पर कोई मायने नहीं रखती, ये जीत ही मायने रखेगी, क्योंकि ये ट्रॉफी की जंग है और ये जीत उसी के नाम होगी कल जो ये जीतेगा। पाकिस्तानी टीम में क्या कोई तब्दीली होने जा रही है? क्योंकि हसन अली के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको टीम में शामिल किया जाए, या बैटिंग लाइनअप तब्दील होने जा रही है, या भारत कोई तब्दीली करने जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नियाज साहब ने, उसके साथ साथ एक्स क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, प्रेशर गेम है, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर भी हायर किया टीम के मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए। फिर हमने देखा कि भारत इस प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को इसी टूर्नामेंट में 2 दफा हरा चुका है। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश से जीत कर आ रहा है और वो भी अनबीटन इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, तो इस प्रेशर गेम में कल आपको कौन हावी नजर आ रहा है? देखें, एक बड़ी क्लियर सी चीज़ है और वो ये है कि सलमान अली आगा इज़ एक्चुअली ऑन द बैक फुट, बिकॉज जब आप कैप्टन ना हो और आपकी अपनी टीम में जगह ना हो, T20 के साथ आप रेलेवेंट ना हो, तो आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी थोड़े से डायनामिक्स चेंज हुए हैं, और वो ऐसे चेंज हुए हैं कि अगर आप पेपर पे देखेंगे या आप मैचअप करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है और T20 और इंडिया बहुत सुपीरियर है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, कल भी उन्होंने 200 पे 200 करवाया, और ठीक है कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा था, लेकिन उनकी भी बैटिंग लाइनअप जो है ना, वो गौतम गंभीर के आने के बाद उसमें भी काफ़ी मसाइल नज़र आ रहे हैं। जैसे संजू सैमसन जो हैं, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनको आपने नीचे कर दिया, उनको ये नहीं समझ आ रही कि हाउ टू गो अबाउट इट। फिर सूर्य कुमार यादव जो हैं, उनके गालिबन 125 रन हैं 13 इनिंग्स में, पिछली 82 का स्ट्राइक रेट है, हालांकि ही इज़ अ फिनोमिनल T20 प्लेयर, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। अभिषेक शर्मा इज़ एन एलिमेंट जिसको आपने पकड़ना है। दूसरा, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अगर ये मैच हारता है, दे हैव नथिंग टू लूज। लेकिन जरा अब उस तरफ चले जाएं जो भी आप बात कर रहे थे, अगर कहीं इंडिया हारता है तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट देयर क्रिकेट। गौतम गंभीर, BCCI, बीजेपी की गवर्नमेंट, उनका नैरेटिव, आपके ख्याल में उनको तो लोकसभा में कांग्रेस ही जो है वो जहाज़ नहीं उतरने देगी उनका वापस। सो आई थिंक अब थोड़ा सा रोल रिवर्स हुआ है, 50-50 चांस है कल। इंडियंस डेफिनेटली सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग स्किल, मेरिट, प्रोसेस ड्रिवन है, उनके इंडिविजुअल मेरिट भी बहुत है। हमारे लेट्स होप कि आप एक 3 रिकग्नाइज फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं, ये ना हो कि आप अनचेन टीम खिला दें, क्योंकि आपका तीसरे और चौथे नंबर की बैटिंग है ही नहीं। यानी कि साइम अयूब इस वक्त तक मे बी वो एक्सप्लोड कर दे फाइनल में, बट अभी तक तो नहीं लग रहा, बिल्कुल शैटर्ड है। और सलमान अली आगा इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस। इतने ऑलराउंडर आपने डाल दिए हुए कि नंबर 10 पे राना फ़हीम अशरफ की बारी आती है, और फिर 10 बैट्समैन डाल के आप 135 अचीव करते हैं। इसलिए फील कि वी शुड हैव ए प्रैग्मेटिक अप्रोच। 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होने चाहिए। मे बी हसन नवाज शुड कम इन। अब वो कैसे, क्योंकि आप ये भी डरे हुए हैं, आपके पास 2 ग्राफ्टर्स हैं बेसिकली। नवाज तो खैर गेयर चेंज कर सकता है, मोहम्मद नवाज, लेकिन आपने हुसैन तलत रखा हुआ है, जो इसीलिए रखा हुआ है कि ऊपर से कलैप्स हो। नो बैट्समैन हैज़ बीन इन द रन्स। साहबजादा फरहान थोड़ा सा लगता है कि वो खेल रहा है, बाकी तो नीचे से रन्स हो रहे हैं आपके, जो हवाई तवाई शॉट्स लगते हैं। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया विल बी स्टार्टिंग एज फेवरेट्स बट अंडर ट्रेमेंडस बर्डन एंड प्रेशर। ठीक। अच्छा तौसीफ साहब, ये बताइएगा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम कैसे जीतेंगे कल इंडिया से। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पिछले 2 मैचेस में, हम पुराने ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, सिर्फ एशिया कप के पिछले 2 मैचेस की बात कर लें, तो वो क्या कमियां थी जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए और भारत जीत गया? किस चीज़ को हमें यहाँ पर बेहतर करना है इस मैच में? देखिए, हाँ बिल्कुल प्रेशर डेफिनेटली होगा, और इंडिया पे भी अब प्रेशर इसलिए होगा कि ये अभी तक कोई मैच हारा नहीं है वो, और कल बड़ा कन्नों से जिसे कहना चाहिए कि वो बचे हैं ज़रूर, लेकिन वो एक वार्म अप मैच था उनका, लेकिन एक अच्छा मैच हमें नज़र आया। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है अभी कि उनकी डेप्थ में प्रॉब्लम हो रही है। हम जीतने की जहाँ तक आपने बात की, देखिए आप टीम, एक तो डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा 8-9 तक 20 ओवर की क्रिकेट में
हाँ, ये समझ के आपने सोचा हुआ ही है कि हमारे ऊपर वाले नहीं करेंगे, करना नीचे वालों ने, तो फिर 11 तक आप खिला दें ऑलराउंडर जो भी है। बट आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्लान को चेंज करें। मुझे कुछ घबराहट सी इसलिए भी नज़र आती है। आई होप कि आज कुछ थोड़ा बेहतर करेंगे। देखिए, उनके नीचे वालों की बैटिंग नहीं आ रही। सूर्या की कल बैटिंग आई, हमने देखा, उससे पहले भी आई। ये लोग रन्स नहीं कर रहे हैं नीचे वाले। आज कर दें मुझे, कल कर दें मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि आपका फोकस पूरी टीम पे तो होना चाहिए। आप उस आदमी को किस तरह रोकेंगे जो आते ही आपको डिस्टर्ब कर देता है। आई मीन के अभिषेक की बात कर रहा हूँ। उसको आपने काउंटर करना है। और काउंटर कैसे करना है आप देखें कि वो क्या है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि एक पेसर, मेरे हिसाब से आप एक्सपीरियंस में हसन अली को लेके आए और जो है बिठाए ना, और इसमें कौन सा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत चेंज करने लगा। हसन अली किसकी रिप्लेसमेंट में लेकर आए हैं तौसीफ साहब? हुसैन तलत की उसमें लेके आए मेरे हिसाब से। कोई मुझे उसको फहीम। हाँ जी, एग्जैक्टली। हुसैन, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि एक ही तरह के आपके पास नवाज और हुसैन तलत है, तो तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप हुसैन तलत की जगह लेके आएँ और आप एक पेसर लेके आएँ। और अगेन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने नया गेंद जो है वो अगर हसन आता है तो फिर मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ को अगर आपने नीचे नंबर 8-9 पे बैटिंग करानी है तो देन इट विल बी डिविजिबल कि आप उसका भी सोचें। आप 2 चेंजेस आराम से कर सकते हैं इस 11 में। नहीं डॉक्टर साहब, उसको भी सही यूज़ करें ना, यूज़ करें तो बात बनेगी ना। ये यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ना हारिस को यूज़ सही कर रहे हैं ना उसको। हारिस बेकार हो जाता है आप सोच रहे हो 6 ओवर के अंदर आपकी अगर विकेट गिरता है, हारिस को अंदर भेज दें आप, फिर उसी हिसाब से आप फ़हीम को भी यूज़ करें। ये किस जगह यूज़ करना है? आप तो एक लाइन चला रहे होते हैं, वो ठीक नहीं है मेरा ख्याल। और ये 2 चेंजेस होनी चाहिए। और साइम से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये ड्रॉप मुझे नहीं लगता कि साइम को अभी करेंगे। पूरे ही उनको वो जरा बैट से नहीं कर रहा, लेकिन बॉल से परफॉर्म कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमी को पूरा कर रहा है। नीचे एक्चुअल नीचे उसका काम है नहीं, जहां पे बैटिंग आप 4-5 पे भेज रहे हैं वो यूजलेस है बिल्कुल। या एक वन डाउन भी आप भेज रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हारिस को आप जो है ऊपर भेजें। उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है दूसरे साइम अयूब का, उसको ऊपर भेज के देख लें। उसने भी मारना है, वो नहीं रुकने वाला। अगर सही उसको लग गए उसके शॉट, तो आपको जैसा अभिषेक खेल रहा है ऐसे ही वो ये भी करके 50 से 60 रन आपके सर्कल के अंदर कर देंगे। आई मीन के पावर प्ले में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, एक तो अभिषेक वो बैट्समैन है जो अभी तक हर टीम के लिए खतरा रहा, टॉप स्कोरर भी है, अच्छे रन्स भी कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा वीक पॉइंट नहीं जो पाकिस्तान जहां पर काम करे, बॉल करे ऐसे स्पॉट्स पर कि उसको आउट कर सके? और दूसरा, हमने देखा जहां पर अभी टेक्निक्स की बात हो रही थी, तो बुमराह इससे पहले टूर्नामेंट्स में 1 ओवर कराते थे या 2 कराते थे, और फिर 2 ओवर आखिरी कहीं 10 ओवर्स में या 5 ओवर्स में करवाते थे। लेकिन इस दफ़ा तो वो पहले ही स्पेल में 3 ओवर मैक्सिमम करवा रहे हैं और एक कहीं आगे जाके करवा रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज किस हद तक असरअंदाज होती हैं? अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की है। इंडिया को एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है कि उनको अर्शदीप सिंह को कल खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर से जसप्रीत बुमराह से 3 ओवर कराते हैं, नीचे उनके पास डेथ ओवर में 1 ओवर रह जाता है सिर्फ बुमराह का। सो उनके पास भी एक डेथ ओवर का बॉलर होना चाहिए, और वो अर्शदीप सिंह प्रॉबेबली इज़ वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स। दूसरा, मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट्स क्या हैं, लेकिन कल तक ये था कि हार्दिक पांड्या वॉज नॉट फुली फिट, और अगर कहीं पांड्या आगे पीछे हो गया तो इंडिया का पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट बैट्समैन, परफेक्ट बॉलर, तो वो भी इंडिया को बहुत रिकम्पेंस करता है। ये तौसीफ साहब कह रहे हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए कहा। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल हो सकता है, टैक्टिक्स हो सकती हैं प्री मैच। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट आपने अभी अभिषेक का पूछा है, अब एक थोड़ा सा जो डिफरेंस नज़र आया है ना जी, वो श्रीलंका के मैच के बाद जिसने शहीनशाह अफरीदी ने अपना गियर बदला है ना, एंड द वे ही हैज़ बोल्ड 140 प्लस भी किया है, ही इज़ गिविंग 100% स्टीमिंग इन, बहुत आला गेंद कर रहा है, एंड ही इज़ मेकिंग द बॉल टॉक। तो अगर तो ऊपर से वो एक आधा आउट कर दे तो फिर इंडिया को स्ट्रेट प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, ये
उसके बाद आप मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की है बिकॉज ऑफ अबरार, और जो अभी आप बोल रहे थे कि साइम अयूबी बीच में मिडिल ओवर में जहाँ पे यूज़ हुआ है, तो पाकिस्तान के मिडिल ओवर स्ट्रांग है, बट नया गेम जो है वो एक एंड से वीक हो जाता है। राना फ़हीम अशरफ को जैसा कहा, अगर खिलाना है आपने फिर नया गेम करवाएं, लेकिन फिर हसन अली मैं प्रेफर करूँगा कि वो ही शुड शेयर द न्यू बॉल विद शाहीन। अब आपने अभिषेक का पूछा था, अभिषेक का बड़ा सिंपल है जी, उसकी ये आपको बेहतर बता पाएंगे तौसीफ भाई, उसका एक्चुअली बहुत सारे बैट्समैन की बैट स्पीड बहुत तेज़ होती है, इसकी जो है ना वो फ्लैट बैट स्पीड बहुत तेज़ है, और ये बैलेंस बहुत अच्छा करता है अपने आप को, डेप्थ ऑफ क्रीज भी यूज़ करता है, और इसकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपने देखा हो ये लॉन्ग लीवर्स यूज़ करता है और लॉन्ग हैंडल से खेलता है, तो अगर जितना दूर इससे आप बॉल लेके जाएंगे, बजाय कि इसके स्लॉट में अंदर दें, जितना दूर ऑफ स्टंप पे लेके जाएंगे, ये कट इतना अच्छा नहीं मारता है जितना कि ये ड्राइव मारता है, और फिर थोड़ा सा पीछे हो तो ये मिड विकेट के ऊपर से मार देता है। सो आई पर्सनली फील कि दिस इज़ द ओनली वे कि आपको इसको साइंटिफिकली थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ हैविंग पर्पल पैच। और ऐसी कोई बात नहीं, हर क्रिकेटर की इंटरनेशनल लेवल पे जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स हों, उनका एक ना एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है और एक ना एक उनका वीकर एरिया भी होता है। तो अगर इनको फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे आप रख के बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए आपको दिल गुर्दा चाहिए होगा, जो कि अब मुझे शाहीन में पिछले 2 मैचेस में एटीट्यूड नज़र आया है, लेकिन अदरवाइज तो बिल्कुल ही हम सहमे सहमे डरे डरे बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे दो मुख्तलिफ तौसीसा पर्सपेक्टिव हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ मैच खेला जिसमें कमबैक नज़र आया, वो लो स्कोरिंग मैच था, और भारत ने जो मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला वो हाई स्कोरिंग मैच था। तो इसका किस हद तक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा टारगेट जो है वो इतने क्लोजली जाकर होना। जी अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है जो क्लोज हुआ, क्योंकि देखें श्रीलंका ने अंडर अचीव किया इस टूर्नामेंट में। पथुम नसांका हो जाए, या कोसाल परेरा हो जाए, या कोसाल मेंडेस हो जाए, या कमांडो मेंडेस हो जाए, या ठीक उनका वो जो है दशुन शनाका हो जाए, दे आर ए फैंटास्टिक टीम एक्चुअली। उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, कल उन्होंने बहुत आला बैटिंग की नसांका ने और कौशल ने। बट मुझे जो डर लग रहा है वो ये है कि कल कहीं आपको ऐसे नहीं लगा कि एक्सप्लोजन्स हुई और एक्सप्लोसिव बैटिंग हुई, और चुप चुपीते जब 20 ओवर खत्म हुए तो इंडिया का टोटल 202 था। नाउ दिस इज सिग्निफिकेंट। फिर टॉस बहुत वाइटल होगा कल, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट कैन बी एन ऑर्डील फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए चेजिंग शायद अच्छी हो जाए, आसान हो जाए, और बॉल जो है वो थोड़ा अपना गीला भी हो जाता है, लेकिन वेट भी हो जाता है। हमने देखा ड्यू फैक्टर कल। बट आप लोगों ने जिस तरह कुलदीप यादव को खेलने की कोशिश की है इस टूर्नामेंट में, वो बिल्कुल अब नॉविसेस और क्लब प्लेयर्स लगे हैं। और इसमें तौसीफ भाई आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि हम बिल्कुल ही चला देते हैं उसके सामने, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है रिलीज पॉइंट उसका क्या है, और हम कोशिश करते हैं जब वो पिच पे पड़ के गेंद आता है तो हम खेलने की कोशिश करते हैं, यू लेट देन, तो वो तो आपको टाइम नहीं देगा। फिर हमारा प्रॉब्लम जो है वो दूसरा, हालांकि बाकी टीमें उसको बहुत अच्छा खेली हैं, जो वरुण चक्रवर्ती है, हम उसके साथ भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो स्पिनर्स को बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पेडेस्ट्रियन है, तो ये मिडिल ओवर में आपको लेके चलना पड़ेगा, और आप हर बॉल पे हिट नहीं कर सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक पावर हिटिंग एंड स्लॉगिंग, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं तौसीफ साहब, दो चीज़ें हैं, दो प्लेयर्स, एक तो अभिषेक का जिक्र हुआ, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर जो हमने इंडियन स्पिनर्स को देखा, वो कुलदीप हो जाएं या दीगर स्पिनर्स हों, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, और उसकी वजह से हम बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में डॉट बॉल्स बहुत खेलते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी हमें इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट होनी होगी, और बैट्समैन खास तौर पर अभिषेक या दीगर बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अभिषेक के लिए तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, रोकता भी है, मारता भी है, हर काम वो करता है, हमने देखा है, सामने भी खेलता है, वो ऐसे फजूल नहीं चलाता, वो हमें नज़र आया। और एक कॉम्पैक्ट, एक प्लेयर जब इतनी फॉर्म में होता है तो एक फेलियर उसका आता ज़रूर है, और मुझे लगता है कल उसका फेलियर आने वाला है। स्ट्रेटजी का जहाँ तक आपने कहा, देखिए हमारे बैट्समैनों को बॉलिंग की मैं बात करूं कि आप कल मैंने देखा उसको फ़खर जमान को, वो पहले से लेग स्टंप पे हट गए और उन्होंने मिड ऑफ में मारे। भाई बॉलर अभी कहाँ पर मौजूद है ये तो देख लो आप, बॉलिंग एक्शन उसका कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप उसको पीछे हट गए, तो उसके पास तो टाइम है। बांग्लादेश के खिलाफ ऑफ स्पिनर पे वो आउट हुए हैं आई थिंक,
आप कम से कम वेट तो करो, इतना टाइम आप दे रहे हो बॉलर को, वो जो चाहे कर दे। हमारे टाइम में हम तो नहीं देते भाई इतना टाइम कि तुम इधर हट जाओ या उधर हट जाओ। इसलिए कि आप खेलो एक प्रॉपर, आप वेट करते हो। दरअसल उसका भी मिड विकेट फखर का बहुत है, वो सिर्फ मिड विकेट की तरफ सोचता है कि मुझे मिड विकेट मिल जाए, जहां इधर का फ्लो उसका है भी नहीं। और मेरा ख्याल है कि आप, और फिर ये एक सिंपल इज दैट, अगर आप सर्कल में कुछ नहीं करें, एटलीस्ट 4 रन या 5 रन तो आप निकाल सकते हो ना। आप विकेट थ्रो कर दोगे 6 ओवर में तो आपके काम खत्म हो जाएगा। और अभिषेक का फिर से मैं कहूंगा कि नॉर्मल बॉलिंग करें उसको, और ऐसा नहीं वो वीक पॉइंट जो वो 2 फील्डर बाहर होने का 100% फायदा लेता है, जो कि इस वक्त की क्रिकेट में है, और वो लेगा। जरा सा जानदार बॉलर होगा ना, वो निकलता भी है बाहर, फास्ट बॉलर पे भी निकल के खेलता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, फ्रंट फुट पे आता है तेजी से। उसने शाहीन के ऊपर 1-2 दफा कोशिश की आगे निकल के खेलने की, तो उसको तेज इतना आए कि वो संभल ना सके। कुछ वैरायटी ऐसी होनी चाहिए, आगे पीछे करते रहोगे, अगर स्विंग नहीं हो रहा ना तो आप फिर बिल्कुल बेबस हो जाओगे। और उसने रोकना तो है ही नहीं, उसने 1-2 गेंद खेल के और उसके बाद चलानी है, उसने चला इनिंग्स बिल्ड करनी है, जो कि हम लैग करते रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, या पहले भी करते रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब, और फिर बाद में तौसीफ साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब अंपायरिंग का मयार, फखर को हमने देखा जिस तरह आउट दिया गया, प्रेशर हर बंदे पर है, अंपायर्स पर भी है, जो कुछ सब कुछ हुआ इस टूर्नामेंट के अंदर वो भी हम देख रहे हैं। दोनों कप्तान अभी ट्रॉफी के लिए, फोटो सेशन के लिए भी नहीं आए, तो वो एक सारा प्रेशर भी बिल्ड है। तो अंपायरिंग का मयार आपको इस टूर्नामेंट में कैसा लगा? देखिए, एक बिल्कुल अंपायरिंग का आपको बताता हूँ, एक चीज़ और मिस ना हो जाए, तो तौसीफ भाई ने बड़ा अच्छा रैपअप किया, लेकिन इंडिया का आप पैटर्न उठा के देख लें इस एशिया कप में अभिषेक के आने के बाद, और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करके और वो गिल को लेके आए हैं, शुभमन गिल को, ताकि वो विराट कोहली की रेप्लिकेशन, रोल की रेप्लिकेशन कर सके। वो पावर प्ले में मैच साइड पे कर देते हैं। उन्होंने श्रीलंका के 69 किया था, कल 71 किया था उन्होंने, 71 for 1, और वो एक साइड पे मैच हो जाता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी कि पावर प्ले में बॉलिंग कैसी करनी है। और दूसरा, आपने कहा था कि हम लंबी हिट मारने के चक्कर में डॉट बॉल्स खेलते हैं। हम डॉट बॉल्स इसलिए खेलते हैं, हमारे 80% बैट्समैन को रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ही नहीं आती, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उस वक्त होती है जब आपका डिफेंस होता है। इन प्लेयर्स का मॉडर्न क्रिकेट के नाम पर डिफेंस ही नहीं है। तो दिस इज नो मॉडर्न क्रिकेट। एक्चुअली मॉडर्न क्रिकेट वेल इक्विप्ड होती है, जिसमें पावर हिटिंग साइंटिफिक होती है। और कल आप देखें, प्रथम निशांका ने और कौशल ने कौन से गलत शॉट्स मारे, वो किस तरह खेले। अब आए अंपायरिंग पे। अंपायरिंग का देखें, इसमें तो बड़ा कोई इतनी इबाम की बात नहीं है, नज़र आ रहा है साफ के, चाहे वो थर्ड अंपायर हैं और चाहे वो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इंडिया बायस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एलीट पैनल के अंपायर हैं आईसीसी के, और बहुत ही कमज़ोर लगे हैं, और शायद इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकैपेसिटी है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंपायर थे या श्रीलंकन थे। और इनका तो बहुत आसान होता है, क्योंकि इनके तो परफॉर्मा उसने भरना है, लॉक शीट जो है वो इनकी भर के जाएगी, और इनके पॉइंट्स जो हैं वो इनकी डिडक्शन होती है, इनकी असेसमेंट, एनुअल असेसमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही मीडियोकर, बल्कि मीडियोकर से भी नीचे अंपायरिंग रही है, एंड दिस हैज़ बीन अ फैक्टर। बट एक यूनिक चीज़ है कि इंडिया शायद बड़ी टीम है, और दूसरी सी कंप्लीटली हैगमोनिक उनकी प्रेजेंस में है, चाहे वो उनका जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चाहे उनका चेयर है, वो सारे इंडियंस हैं। यानी तो ये जो हमने सारा मैच देखा, इसके अंदर प्रेशर तो था, लेकिन हमने अंपायरिंग का मैार भी देखा। पहले मैच में देखा कि हर अपील को पाकिस्तान के खिलाफ दिया गया, लेकिन मेन गेम ये है, पुराना हमें माजी भूलना है और कल के मैच पर फोकस करना है। और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी डॉक्टर नुमान साहब ने भी बताई और तौसीफ अहमद साहब ने भी बनाई, हमें वो नज़र भी आती है, हमें बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब और डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, दूसरे मुल्कों में बदअमनी फैलाने वाले भारत में कितनी ही अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। भारत राग अलापता है कि वो दहशतगर्दी का शिकार है, जबकि असल हकीकत यह है कि भारत खुद आलमी दहशतगर्दी नेटवर्क का मरकजी किरदार है। भारत पाकिस्तान में तकरीबकारी कराता है, अमेरिका में कराए के कातिल भिजवाता है और कनाडा में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स, खुफिया इदारों की तहकीकात और सामने आने वाले शवाहिद इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि भारत की सरकारी पुश
पनाही में ऐसा खुफिया नेटवर्क काम कर रहा है जो बैरून मुल्क मुखालिफिन को खामोश कराने और फसादात कराने जैसे इकदामात में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में भारतीय स्पॉन्सर्ड 17 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय खवारिज की मौजूदगी की इतला पर गुज़िश्ता रात जिला लकी मरवत में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। ISPR ने मजीद कहा कि हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में सरगर्म रहे हैं। ये कार्रवाइयां जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान भारत की सरहद पार दहशतगर्दी से न सिर्फ आगाह है बल्कि उसे दहशत और शिकस्त भी दे रहा है। एक भारतीय सहाफी ने अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया, आप सरहद पार दहशतगर्दी कब खत्म करेंगे? पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जवाब था, वो भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय किराए के कातिल निखिल गुप्ता के केस में भी अहम इंकशाफ सामने आया है। ब्लूमबर्ग की दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय सरकारी एहलकार पाकिस्तान और नेपाल में भी कत्ल की मंसूबाबंदियों में मुलव्विस रहा। इस्तग़ासा ने सबूत अदालत में पेश कर दिए। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अमेरिका में सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस है। दस्तावेजात के मुताबिक निखिल गुप्ता को कत्ल के अहकामात भारतीय खुफिया एजेंसी के एहलकार विकास यादव ने दिए थे। भारत कनाडा में भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करा चुका है, जिसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं। एक जानिब भारत दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी कराता है, दूसरी जानिब वो इलाके जो भारत के जेर इंतजाम हैं वहां शदीद बेचैनी पाई जा रही है। भारत से आजादी का मुतालबा किया जा रहा है। भारतीय इलाकों में कितनी ही अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं। हाल ही में लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं। लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर को मुजाहिरीन ने निशाना बनाया और कई गाड़ियों को भी आग लगाई। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में नाज़रीन, भारत अपनी नाम नेहाद जमहूरियत के दावे के बावजूद इस्तेहसाल, जुल्म और जबर का निज़ाम नाफिज किए हुए है। भारत के कई हिस्सों में इस वक्त 67 अलहदगी पसंद तहरीकें सरगर्म है जो भारतीय हुकूमत की नाइंसाफ़ी, अक़लियतों के इस्तेहसाल और जबरी कब्जे के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल की नुमाइंदा है। नागालैंड, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आज़ादी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। मोदी हुकूमत इन तहरीकों को ताकत के इस्तेमाल और गैर कानूनी पाबंदियों के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नागा आवाम पर भारतीय फौजी जबर, मजहबी इस्तेहसाल और सकाफती कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद की नुमाइंदा है। नागा आवाम की आवाज दबाने के लिए भारत सरकार ने इस तंजीम पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। भारत दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा रहा है और अपने शहरियों को नाइंसाफी और इस्तेहसाल का शिकार कर रहा है, उन्हें जिंदा रहने के हक से भी महरूम कर रहा है। यही वजह है कि कई रियासतों में भारत से अलहदगी की तहरीकें चल पड़ी हैं। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए बाहर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहली चीज तो जो कार्रवाइयां पाकिस्तान में की जा रही हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ, उन ऑपरेशंस में तेजी भी हुई है और निशानदेही भी अब ज्यादा की जा रही है और ज्यादा तादाद में उनको हलाक किया जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा कि जब यह भारत समझेगा कि खित्ते के अमन को खराब करना उसके अपने लिए भी नुकसान है और इसको बंद भी करना होगा। वो पॉइंट आप क्या समझते हैं, क्या होगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूं कि हर गुजरते दिन के साथ हम एक अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत के जो गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती तर्ज अमल है वो हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इलाके और पूरी आलमी बरादरी के सामने बिल्कुल खुल कर आया होता जा रहा है। इसलिए आपने देखा कि उनके करीब तरीन जो आलमी ताकतें और पार्टनर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, वो भी अब उनकी हकीकत जान चुके हैं और उनका एतमाद, उनका जो एहतराम है, उनका जो मुकाम है दुनिया में, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है 3 वजह से। आपने बिल्कुल सही कहा। पहली वजह जो जिस तरह उन्होंने आलमी सतह पे पाकिस्तान के बयानिए को सही साबित किया कि वो सिर्फ खित्ते में दहशतगर्दी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे बल्कि अपने सियासी मुखालफीन और माइनॉरिटी लीडर्स को पूरी दुनिया में वो अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स के ज़रिए हलाक करने की मज़मूम पॉलिसी पर कार फरमा है, चाहे वो बरतानिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मिडल ईस्ट हो। अच्छा, दूसरी बात यह कि खुद उनके अपने मुल्क में जो लोग इंतहा पसंद हिंदू नज़रिए से मुत्तफिक नहीं हैं, वो भी उनके अताब और जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि खुद भारतीय अफवाज के अंदर लोग जो इन यूनिफॉर्म हैं
वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब उनका जो इस बात का सबूत है उनका मोराल, कमिटमेंट, एहतराम, एतमाद अपनी फौजी और कौमी लीडरशिप पर हर रोज़ कम हो रहा है। और तीसरी बात ये है कि जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो भारत को ये बात समझ आ गई कि रवायती और तस्वीराती एतबार से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जो है उसके लिए ऑप्शन नहीं है। तो उसने एक पॉलिसी के तहत दो काम किए। एक तो ये कि दहशतगर्द तंजीमों की बड़े पैमाने पे पुष्टपनाही शुरू की, जिसके नतीजे में चाहे वो दाइश हो, टीटीपी हो, बीएलए हो, मजीद ब्रिगेड हो, बीएलएफ, इन सब की बड़े पैमाने पे सरपरस्ती शुरू की गई। और दूसरा, इन्होंने प्रोपेगेंडे और नैरेटिव बिल्डिंग के ज़रिए से पूरी दुनिया में मुसलमानों और पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए 100 से ज़्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म 100 से ज़्यादा ममालिक में कायम किए। डिसइंफो लैब के हवाले से इवन अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करने की कोशिश की। तो अब ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मई में जो पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी भारत को, उसके नतीजे में दुनिया पे ताकत का घमंड था वो भी उतर गया और हकीकत भी सामने आ गई। तो अब तो कोई वजह नहीं है। अब आप देखें कि इस दफ़ा जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि अब उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो आलमी बरादरी का सामना कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि उनको मुख्तलिफ सवालात उठाने पड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत को चाहे चीन हो, चाहे अरब ममालिक हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह हाथों हाथ लिया जा रहा है। उनसे राय ली जा रही है अपने मुल्क और अपनी सोच की पॉलिसी साजी के लिए। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा सैयद मोहम्मद अली साहब के दुनिया भी अब उनके बयानिए को नहीं मानती, और वो पहलगाम के वाक़े के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ मुश्तरका फोरम्स पर, जिस पर पाकिस्तान और भारत दोनों शामिल थे, उस पर भी उनके उस बयानिए को नहीं माना गया। लेकिन अब हम इसको किस तरह वाइटल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पर हम इस बात की निशानदेही कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस बात के सबूत देख चुकी है और खुद भी भुगत रही है भारत की इस दहशतगर्दी को? देखिए, दो एतबार से तो हम ऑलरेडी बहुत आज एक बड़ा मुकाम आलमी बरादरी में, मुस्लिम दुनिया में हासिल कर चुके हैं, सिफारती सतह पे और इंफॉर्मेशन डोमेन में। आप देखा आपने कि मई की जंग के बाद पूरी दुनिया के आलमी मीडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत और जगह दी, क्योंकि भारतीय मौक़िफ़ और बयानिया इस काबिल ही नहीं था कि उसके ऊपर कोई एतमाद करता। दूसरी बात यह कि सिफारती सतह पे पाकिस्तान का मुकाम एक मजबूत, मुस्तहकम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे आलमी बरादरी में बहुत बुलंद हो गया है। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो, अरब लीग हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, हर फोरम पे पाकिस्तान जो है उसकी राय को, उसकी सोच को, उसकी तजवीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि भारत का मुकाम पूरी दुनिया की नज़रों में बहुत गिर गया है। ये तो दो डोमेन्स हैं। अब हम आते हैं कि इस पाकिस्तान की मौजूदा जो सताइश और अप्रिसिएशन है, उससे हम माशी और तस्वीराती एतबार से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तस्वीराती एतबार से जो मशरिक़ वस्ता की बहुत ही दगरगूं और अदम इस्तेहकाम से मुतासिर सूरत हाल है, उसमें जिस तरह अभी सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है, वो भी इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में और पूरे 57 मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे एतमाद करता है अपनी सलामती के लिए। और मैं ऐन मुमकिन है कि दीगर ममालिक जो उससे छोटे हैं, वो ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो भी इसी किस्म की अरेंजमेंट पाकिस्तान के साथ करें, जो इस बात का सबूत है कि तज़वीराती और सलामती के लिए भी दुनिया के बहुत से अहम ममालिक पाकिस्तान के ऊपर उनका दारोमदार और निसार आने वाले दिनों में बढ़ेगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ हमारी फ़ौज, हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स, हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, इन तमाम के ज़रिए से हमारा इन्फ्लुएंस और पावर, स्टेटस और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी इजाफे के बहुत मौके पैदा हो रहे हैं। अब आते हैं मईशत की तरफ। अब मशरिक़ वस्ता में भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्नाइजेशन का MBS का विजन है, उसके तहत मौके पैदा हो रहे हैं। वो IT सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, AI में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। और तो मैं समझता हूँ हमारी जो IT से मुंसलिक जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए बहुत रोशन मौके मिडल ईस्ट में आने वाले हैं। इसी तरह आप देखें अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी जो जिस तरह माइनिंग, एनर्जी, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में जिस तरह सदर ट्रंप जो हैं
पाकिस्तान की क़यादत को अजीम क़यादत करार दिया उन्होंने मिलने से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा उनसे ना सिर्फ राय लेते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा वो कमिटेड हैं पाकिस्तान के जो फ़नी महारत है और पाकिस्तान की जो एक ज़िम्मेदार सोच और बिहेवियर है, उसके ज़रिए से वो समझते हैं कि खुद अमेरिका की फ्यूचर में तरक्की का दारोमदार पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत से बिल्कुल सही फरमा रहे कि हम मुआशी सतह पर इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारी अप्रोच भारत को लेकर अब मुख्तलिफ हो गई है? हम बहुत अरसे तक डिफेंसिव अप्रोच के साथ भारत का सामना करते रहे हैं, अब हम जरा अटैकिंग अप्रोच के अंदर आए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 3 चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे आलमी सतह पे देखने में आई हैं मई के तनाज़े के बाद। एक तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सिर्फ जनूबी एशिया की एक ताकत के तौर पे नहीं, बल्कि आलमी बरादरी में एक बहुत ही मजबूत, मौसर और जिम्मेदार ताकत के तौर पे पहचान लिया है। और भारत जो है उसको इंतहाई गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा और जिसके ऊपर आप एतमाद ना कर सकें, इस तरह की रियासत के तौर पे उसको देखा जा रहा है। तो बैलेंस ऑफ पावर में जो है जनूबी एशिया में चेंज हुआ है। अब मुस्लिम दुनिया की सबसे मौसर और जिम्मेदार ताकत हमें समझा जाता है, न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि आलमी बरादरी में भी। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब तिजारत और जियो इकोनॉमिक्स के ज़रिए भी चाहता है कि इस खित्ते को कनेक्टिविटी के ज़रिए मुंसलिक किया जाए, मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएं। साथ ही साथ हम एक बड़ी मोहतात एक इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर खारजा पॉलिसी पर कार फरमा हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बैक वक्त हम वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, मुस्लिम ममालिक हो, ईरान हो, अरब दुनिया हो, सबके साथ सबका एतमाद और एहतराम हासिल कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत और फ़ौज के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल, हमारी ताजिर बरादरी, हमारा मीडिया जो है वो भी इन मौके से फ़ायदा उठाए, ताकि हम इस बढ़ते हुए इज़्ज़त और एहतराम को खुशहाली, यानी मैक्सिमम आप समझते हैं कि उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और हमेशा से जो आपने तमाम बात की उसको अगर मैं समराइज करूं तो वो यही है कि हम शुरू से जो है वो अमन का रास्ता इख्तियार करना चाहते थे और अमन के रास्ते पर ही रहे हैं। और भारत को हम अब भी इस तमाम चीज़ों के बावजूद, वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास के अंदर भी मुज़ाकरात की बात की है, टेबल पर बैठने की बात की है, तो हम अमन चाहते हैं, लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं, जो कि हम मई में बता भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया। माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अमेरिका ने गजा में अमन के लिए एक 21 नकाती मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे की बाज़गश्त 2 दिनों से खबरों में है। बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर यह मंसूबा चंद अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ शेयर किया गया है। अब इस 21 नकाती मंसूबे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ये तफसीलात अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के अमेरिका में ब्यूरो चीफ ने हासिल की हैं। उनके मुताबिक गजा के इन अनासिर को खत्म किया जाएगा जिन्हें इसराइल और अमेरिका इंतहा पसंद या दहशतगर्द कहते हैं। उसके बाद गजा की तामीर नौ की जाएगी। जंग बंद होने के बाद इसराइली फौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। जंग बंदी मुआहिदे के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम इसराइली यरगमालियों को वापस किया जाएगा। यरगमालियों की वापसी के बाद इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास के वो अरकान जो अमन से रहने का वादा करें उन्हें आम माफी दी जाएगी। जो अरकान गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा ताकि वो दूसरे ममालिक जा सकें। मुआहिदा तय पाने के बाद गजा में इमदाद के रोजाना 600 ट्रक पहुंचाए जाएंगे। तबाह इमारतों का मलबा हटाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम शुरू होगा। गजा में इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रिसेंट और दीगर गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तंजीमों के जरिए तकसीम की जाएगी। गजा में फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। यह हुकूमत रोजमर्रा के अवामी अमूर की देखभाल करेगी। इसकी निगरानी के लिए अमेरिका, अरब और यूरोपीय शराकतदारों के तहत बैनुल-अक़वामी इदारा बनाया जाएगा जिन माहिरीन को मशरिक़ वुस्ता में शहरों की तामीर का तजर्बा हो। उनके जरिए गजा की तामीर नौ का मंसूबा तैयार किया जाएगा। सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। एक इक़्तिसादी जोन कायम किया जाएगा जहां टैक्सेस कम होंगे और इसमें शमूलियत इख्तियार करने वाले ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदे किए जाएंगे। किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हमास को गजा की हुकूमत में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। जंगी नौयत का कोई भी अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि
सुरंगें वगैरह तबाह कर दिया जाएगा और मजीद बनाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गजा की नई क़यादत अपने हमसायों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी का वादा करेगी। इलाकाई शराकतदार गारंटी देंगे कि हमास अपने वादे पूरे करेगी। अमरीका, अरब और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर एक आर्जी बैनुल-अक़वामी फोर्स बनाएगा जो गजा में तैनात होकर वहां की सिक्योरिटी की निगरानी करेगी। यह फोर्स एक फलस्तीनी पुलिस फोर्स को तैयार करेगी जो तवील मुद्दत दाखिली सलामती की जिम्मेदार होगी। इसराइल ना तो गजा पर कब्जा करेगा न इसे जम करेगा। इसराइल इस बात की जमानत देगा कि वो मुस्तकबिल में कतर पर कोई हमला नहीं करेगा। अमेरिका और आलमी बरादरी गजा के तनाज़े में दोहा के अहम सालसी किरदार को तस्लीम करेंगे। अवाम को इंतहा पसंदी से निकालने के लिए बैनुल मज़ाहिब मुकालमे किए जाएंगे। जब गजा की तामीर नौका काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएगी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इस्लाहाती प्रोग्राम नाफिज हो जाएगा तो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार हो सकती है। और आखिरी नुक्ता यह है कि अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुकालमा कराएगा कि पुरअमन बकाए बाहमी के लिए किसी सियासी रास्ते पर इत्तफाक हो सके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी कह चुके हैं कि वह मंसूबे पर काम करने के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने पर तैयार हैं। नाज़रीन, गजा में अमन के लिए 21 नकाती अमरीकी मंसूबे का बुनियादी नुक्ता ही यह है कि हमास को इक़्तिदार से अलग किया जाएगा। क्या हमास इसे तस्लीम करने पर तैयार होगी? हमास रहनुमा गाजी हम्माद ने CNN को इंटरव्यू में कहा है कि हमास गजा की हुक्मरानी छोड़ने को तैयार है। गजा पर जंग और गजा में अमन के मंसूबों के बीच फ़लस्तीनी अवाम आज भी अपनी ज़मीन, अपनी शनाख्त और अपनी आज़ादी मांग रहे हैं। यह सवाल भी अहम है कि गजा का इंतज़ाम कौन संभालेगा, लेकिन यह सवाल भी इतना ही अहम है कि फ़लस्तीनियों को इंसाफ कब मिलेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।